10 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:45 पर दिल्ली के लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में एक सफेद कलर की हुंडई i20 कार खड़ी हुई थी। आप सब सोचोगे ये एक आम सी गाड़ी है, लेकिन यही गाड़ी फिर बन गई एक भयंकर दहशत का जरिया। 6:52 पर ये i20 गाड़ी लाल किले के सामने वाली सड़क पर आती है और धीरे धीरे चलती है और रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। और बस फिर क्या था, कुछ ही पल बाद एक धमाका होता है। ये धमाका इतना भयंकर था, सुनहरी मस्जिद के आसपास कम से कम 6 गाड़ियां, 3 ऑटो रिक्शा आग की चपेट में आ जाते हैं। ये धमाका इतना भयानक था, आसपास की रोडों की लाइटें बुझ जाती है, मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट जाते हैं और वहां पर मौजूद लोग जख्मी हो जाते हैं। इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक सुनाई देती है। दोस्तों, जब ये धमाका हुआ उस समय 2 लोग फिल्मिंग कर रहे थे और उसी कैमरे में ये धमाका कैद हो गया। आप सब देखोगे कि धमाके की ताकत कितनी ज्यादा थी। ये धमाका इतना तेज था कि पेड़ तक हिल गए। वहाँ के दुकानदार कहते हैं इतनी तेज आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी। 6:45 पर दिल्ली फायर सर्विस को इस धमाके की सूचना मिलती है और 7 फायर टेंडर तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं और 7 बजे तक पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी और एम्बुलेंस भी 7:15 तक वहाँ पर पहुँच चुकी थी। लोगों की मदद से कई घायल लोगों को पहले ही अस्पताल पहुँचा दिया गया, लेकिन इस धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, ये एक डरावनी घटना है जिसने हमारे देश की राजधानी को हिलाकर रख दिया। पुलिस के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि ये गाड़ी शाम 6:45 पर पार्किंग में खड़ी हुई थी। ये गाड़ी वहां पर 3 घंटे खड़ी थी, लेकिन अचानक 6:52 पर ये कार पार्किंग से बाहर निकलती और लाल किले के सामने का रास्ता लेते हुए यू टर्न करती है। इसी दौरान ये गाड़ी धीरे धीरे चलती, मानो कोई पुलिस या निगरानी से बचने की कोशिश कर रहा है। फिर ये हुंडई i20 कार रेड लाइट पर रुकती है, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बहुत करीब था। बस कुछ ही सेकंड बाद एक भयंकर धमाका होता और इस धमाके का जोर इतना था, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ दृश्य भी हिल गया। लोग दहशत में आ गए, आसपास का माहौल धीरे धीरे आग और धुएं से भर गया। पुलिस अभी ये पता लगाने में जुटी है कि गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे और गाड़ी में क्या था जो इतने बड़े विस्फोट का कारण बना। इस घटना की खास बात यह है कि इस कार का नंबर प्लेट HR26 CE7674 था। इस कार के मालिकों की ट्रैकिंग शुरू की गई, जो हमें इस ब्लास्ट के पीछे की पूरी साजिश की ओर ले जाएगी। ये धमाका इतना भयंकर था कि आसपास की मौजूद 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा जलने लगे, से रोडों की लाइटें बुझ जाती है, मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट जाते हैं। आसपास की गाड़ियां जो धमाके से थोड़ी दूर खड़ी हुई, उनके शीशे धमाके के कारण टूट जाते हैं और जमीन पर फैला हुआ मलबा करीब 150 मीटर तक का था, जो धमाके के कारण उड़कर इतना दूर गया। और इसी धमाके से पेड़ भी इतना तेज हिला कि उसे देखकर लोग तंग रह गए। दुकानदार कहते हैं उन्होंने इतनी जोरदार आवाज कभी नहीं सुनी। इस धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में पहुंचाया गया। दुख की बात यह है, अस्पताल में पहुंचने से पहले 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब तक इस धमाके में 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, ये घटना न केवल एक धमाका थी, बल्कि एक बड़ी मानव त्रासदी थी। लोगों ने वहां जाकर मानवता का जो परिचय दिया, वह साहस और करुणा की मिसाल है। इस धमाके के बाद सरकार और जांच एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वहां पर कुछ ही देर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG घटना स्थल पर पहुंचते हैं। ये दोनों एजेंसियां काउंटर टेररिज्म के लिए खास होती, जिसका मतलब साफ है, सरकार इस मामले को एक बड़ा आतंकवादी हमला मान रही है। लेकिन अभी तक सरकार ने या NIA ने ये नहीं बताया कि ये हमला कैसे हुआ और किसने किया। अगर सूत्रों की माने तो पुलिस ने इस मामले की UAPA के तहत FIR दर्ज की है, जो भारत में आतंकवाद से जुड़े मामलों में डाली जाती है। और ये भी कहा जा रहा है धमाका जानबूझकर किया गया था, एक साजिश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटना को एक बड़ी साजिश बताते हुए कह चुके हैं, इस धमाके को करने में शामिल चाहे जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब तक जो सुराग और शुरुआती जांचें सामने आई है, उनसे साफ होता है ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक संगठित आतंकी साजिश हो सकती है। सबसे पहले इस गाड़ी के बारे में जानते हैं, हुंडई i20। इसका गाड़ी नंबर था HR26 CE7674। सरकार की जांच में पता चलता है कि गाड़ी का मालिक पहले हरियाणा के गुड़गांव जिले का रहने वाला मोहम्मद सलमान था। सलमान
ने इस गाड़ी को दिल्ली के ओखला इलाके में रहने वाले देवेंद्र को बेचा। फिर देवेंद्र ने अंबाला में रहने वाले किसी और को ट्रांसफर कर दी और इसके बाद ये गाड़ी पुलवामा के रहने वाले आमिर के पास पहुंची, जो पुलिस के मुताबिक एक संदिग्ध था। और इस आमिर ने ये गाड़ी डॉक्टर उमर मोहम्मद को दे दी, जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में काम करता था। और उमर इसी गाड़ी में विस्फोट सामान लेकर दिल्ली लाया था। अब पुलिस की नजरें इस गाड़ी पर पूरी तरह से, क्योंकि इसके जरिए इस ब्लास्ट की साजिश को समझने की कोशिश हो रही है। ये गाड़ी दिल्ली में कई बार घूमी, पुलिस से बचने की कोशिश करती हुई नजर आई और अपने चक्कर काटती रही ताकि मौका तलाश सके कि कब धमाका हो। और साथ ही पुलिस ये भी जानना चाहती है इस गाड़ी में अकेले उमर मोहम्मद था या कोई और लोग भी शामिल थे। हाल ये मामला घर के अंदरूनी कनेक्शन से लेकर आतंकवादी साजिश सारे एंगल पर जांच के दायरे में है। दूसरी ओर फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी और डॉक्टरों से भी इस गाड़ी का लिंक जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस गाड़ी की ट्रैकिंग से साफ हो रहा है ये धमाका एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था, न कि केवल कोई हादसा। 10 नवंबर की शाम जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है आदिल मजीद रादर और मुजामिल अहमद गनाई। जब पुलिस ने जांच की तो पुलिस पाती है कि ये डॉक्टर जैसे मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े अंसार गजवातुल हिंद जैसे आतंकी गिरोह के साथ काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के नौगांव इलाके में कुछ वक्त पहले पुलिस और आर्मी धमकी देने वाले पोस्टर्स लगे थे कि जांच पड़ताल में आदिल मजीद का नाम आया था। पुलिस ने आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया और उसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के लोकर से एक AK-47 हथियार बरामद किया, जो सीधे साफ करता है कि ये डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि आतंकी एक बड़ी कड़ी थे। और इसके बाद पुलिस ने मुजामिल अहमद गनाई को भी पकड़ती है, जो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में काम करता था। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को फरीदाबाद के गाँव में छापेमारी करने का भी मौका मिला और छापे में पुलिस को करीब 3000 किलो के एक्सप्लोसिव मटेरियल मिले, जिनमें ज्यादातर अमोनियम नाइट्रेट था, जो बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। साथ ही बम बनाने वाली कई चीजें जैसे वॉकी टॉकीज, रिमोट्स और टाइमर बम, भारी मेटल्स और वायरिंग भी मिली थी। पुलिस को इसी छापे में क्रिंग राइफल, 3 मैगजीन और एक पिस्तौल भी मिली। ये एक बड़े साजिश के पैमाने को दिखाती है। और अब बात करते हैं डॉक्टर उमर नबी की, जो इस मॉड्यूल का सबसे संदिग्ध व्यक्ति है। उमर नबी सहारनपुर लखनऊ क्षेत्रों में सक्रिय था और फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टरों के साथ उसका गहरा कनेक्शन पाया गया। उमर नबी अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगी है। माना जा रहा है धमाका उसी की घबराहट में हुआ हो, क्योंकि वो उसके साथियों के दबाव में था। ये पूरा सिलसिला दिखाता है कि कैसे एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंट गैंग पूरी प्लानिंग करके देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर होने के बाद भी ये लोग देश में नफरत, जानलेवा वारदात को अंजाम दे रहे थे। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी का संदेश। सरकार और एजेंसियां इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है, लेकिन असली सवाल ये है कैसे ये बम बनाने के पूरे सामान मटेरियल फरीदाबाद में जमा हो रहे थे। ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन इसकी जांच तेजी से हो रही है। दोस्तों, इस वक्त धैर्य के साथ एक होकर इस मुश्किल की घड़ी का सामना करना होगा। अफवाहों पर ध्यान मत देना, नफरत फैलाने वाले को कभी मौका मत देना। इस पूरी साजिश की जड़ें बहुत गहरी है, लेकिन हमारी एकता और हिम्मत इनसे भी बड़ी होगी और यही हमें मजबूत बनाएगी। दिल्ली में धमाका हुआ वो किसी आम सिलेंडर या CNG ब्लास्ट जैसा नहीं था। इस धमाके में इस्तेमाल हुआ है अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का मिक्सचर, जिसे NFO कहा जाता है। अमोनियम नाइट्रेट मूल रूप से एक फर्टिलाइजर होता है, इसका इस्तेमाल खेती में किया जाता है। अपने आप में ये कोई विस्फोटक नहीं है, लेकिन जब इसे फ्यूल ऑयल के साथ मिलाया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा शक्तिशाली विस्फोटक बन जाता है। लेकिन इसे ब्लास्ट करने के लिए एक डोनेटर चाहिए, यानी विस्फोटक को समय और सक्रिय करने वाला उपकरण। बिना डोनेटर के ये मिक्सचर नहीं फटता है। पुलिस ने ये भी बताया कि ये धमाका NFO डोनेशन की वजह से हुआ है। ब्लास्ट वेलोसिटी करीब 3200 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 2 किलोमीटर सुनाई देती है। अब बात करते हैं ये धमाका इतना तेज और जोरदार कैसे था। सोचिए, एक्सप्लोसिव मटेरियल के साथ डोनेटर और टाइमर भी जुड़े हो, जिस कारण ये पूरा विस्फोट सही समय पर हुआ था। बताया ये भी गया है कि ये बम पूरा तैयार नहीं था, यानी ये डेवलपिंग के अंतिम स्टेज पर था। इस धमाके में कार से निकला मलबा करीब 150 मीटर दूर तक फैला, पेड़ हिल गए और आसपास की गाड़ियां पूरी तरह टूट गई। इतना बड़ा विस्फोट साबित करता है ये कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि साफ तौर पर निर्मित और जानबूझकर किया गया हमला। तो NFO विस्फोटक का इस्तेमाल आतंकी हमलों में अक्सर किया जाता है,
क्योंकि ये सस्ता और आसानी से बन सकता है। इसी वजह से इसे रोकना और ट्रैक करना बेहद जरूरी है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे को समझते हुए लगातार ऐसे विस्फोटक मटेरियल की निगरानी कर रही है और फिर भी ये हालात इतने गंभीर है। दोस्तों, तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, इंसान की सुरक्षा के लिए मानव तंत्र और जवाबदेही सबसे जरूरी है। ये धमाका हमारे देश की सुरक्षा चुनौतियों को और बढ़ाता है, इसलिए इस मामले को गहराई से समझना हो ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। अब बात करते हैं इस पूरे फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की। सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे मॉड्यूल में डॉक्टर भी शामिल है। हाँ, वो लोग जो समाज के लिए इलाज करते हैं, वो ही आतंकी नेटवर्क से जुड़े पाते हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कैसे ये डॉक्टर धीरे धीरे रेडिकलाइज हुए, यानी उनके विचारों में कट्टरता आई। वो आतंकवादी संगठनों जैसे मोहम्मद और अलकायदा के संपर्क में आए। रेडिकलाइजेशन का ये प्रोसेस आसान नहीं होता, बल्कि एक लंबी योजना और ट्रेनिंग के बाद होता है। इन डॉक्टरों ने अस्पतालों, यूनिवर्सिटी की छुपी हुई ताकत का इस्तेमाल करके खतरनाक नेटवर्क बनाया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से जुड़े इन डॉक्टरों ने न केवल हथियार और विस्फोटक मटेरियल जुटाया, बल्कि लोगों को भी आतंकवाद की ओर लुभाने का काम किया। फरीदाबाद की साजिश से पता चलता है आतंकी सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि हमारे समाज के बीच छुपे हुए भी हो सकते हैं। सरकार अब इस नेटवर्क को तोड़ने में लगी है, लेकिन असली सवाल ये है कैसे ये डॉक्टर इतनी गहरी बड़ी साजिश के पीछे थे। इन्हें ऐसा क्या मिला जिसके कारण ये इस मार्ग पर आए। साथ ही सोशल मीडिया और कुछ चैनल पर गलत जानकारी फैलाकर समाज में दंगे प्रसाद कराना भी इन लोगों का मकसद होता है, इसलिए अफवाहों से बचना हो। रेडिकलाइजेशन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक समरसता। में मिलकर ऐसे नफरत के बीजों को खत्म करना हो। अभी जाँच जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत हॉस्पिटल जाकर घायल लोगों से मुलाकात की और जहाँ पर ये धमाका हुआ उस स्थान पर जाकर उसका दौरा किया। सुरक्षा एजेंसियों को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा इस साजिश के पीछे जिसका भी हाथ होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया और मुख्य शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया ताकि जाँच की जा सके, सुरक्षा व्यवस्था को और सही किया जा सके। कई सांसदों ने मंत्री परिषद से जवाब मांगा, आखिर कैसे देश में 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक जमा हो गया। इसके बाद सरकार ने कहा पूरी जांच पारदर्शी होगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन आम जनता और सुरक्षा विशेषज्ञों का सवाल है, क्या 14 साल पहले पुलवामा हमले जैसी बड़ी असफलता को दोहराना गलत नहीं होगा? क्या हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम को सुधारने की जरूरत नहीं? दोस्तों, सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर हम सभी जागरूक और सतर्क रहेंगे तभी हम ऐसा कोई बड़ा हमला होने से रोक पाएंगे। सबसे पहला तो ये है कि अफवाहों से बिल्कुल बचना है। सोशल मीडिया पर जो भी खबरें और नामों के पोस्टर आते हैं उनकी बिना पुष्टि किए शेयर मत करो। नफरत और वे फैलाने में सफल बनते हैं। लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आतंकवादियों का मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं बल्कि समाज को बांटना होता है। वे नफरत, डर और दुश्मनी के बीज बोते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो बीज ना उगने दें। मीडिया चैनल्स को भी चाहिए कि वो सेंसलाइजेशन करने से और फैक्ट की तरफ फोकस करे। अच्छा कंटेंट वही है जो लोगों को जोड़ता है, ये नहीं कि वो लोगों को डराता है। याद रखना, देश की ताकत लोगों की एकजुटता में है। मुझे उम्मीद है हम सब नफरत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे। आइए सब मिलकर कहते हैं यूनाइटेड इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।